हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज से हम घटना चक्र की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपके सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र को डिस्कस करेंगे, तो आपको इसे रेगुलर फॉलो करना है। देखिए, अभी हाल ही में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। आप भी सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को आपका आरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है और फाइनली 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा। तो ऐसे में आपके लिए तैयारी को गति देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। देखिए, एक सही स्ट्रैटेजी ऐसे टाइम में क्या हो सकती है दोस्तों, अगर आप इस टाइम में 2 से 3 चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से अगर करते हैं। देखिए, 3 चीज़ें क्या होंगी अभी हम आपको बताएंगे, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर और आरओ को लेकर। तो सबसे पहला है आपका घटना चक्र। घटना चक्र अगर आप काफ़ी अच्छे से करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ है करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से करते हैं, तो आप सभी को पता है कि 30 से 40 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको घटना चक्र काफ़ी अच्छे से करना है, करंट अफेयर का सेक्शन काफ़ी अच्छे से करना है, और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और टेस्ट पेपर सॉल्व करके उसका एनालिसिस भी आपको अच्छे से करना है कि आपका क्या सब वीक पॉइंट है, कैसे क्वेश्चंस आप गलत करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखिए ये 2 से 3 चीज़ों को करते हैं, घटना चक्र, करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट पेपर सॉल्व करना, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए घटना चक्र की सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और आज से हम पॉलिटी का घटना चक्र आपका डिस्कस करेंगे। और पॉलिटी के बाद आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सभी के घटना चक्र को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस घटना चक्र का इंडेक्स दिखाते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे हम इसे कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी का घटना चक्र है, जिसे हमें काफ़ी अच्छे से कवर करना है और आपको इसे लर्न भी करते हुए चलना है। देखिए, यहाँ पर आपके सबसे पहला चैप्टर दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। और आपको बता दें, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो दोस्तों, यहाँ पर घटना चक्र के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया गया होता है, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास से जितना भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आप देखेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। जब कंपनी का शासन था भारत में, तब कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे, उनके क्या प्रावधान हैं और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। तो जब ब्रिटिश ताज का शासन आ जाता है भारत पर, तब कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे और उनमें क्या प्रावधान थे, यहाँ पर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है, ये भारत के संवैधानिक विकास को लेकर है, जिसे हमें काफ़ी अच्छे से आज की क्लास में कवर करना है। इसीलिए आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। देखिए, घटना चक्र के माध्यम से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन ये आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। देखिए, दूसरा चैप्टर है आपके सामने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रक्रिया तो संविधान सभा से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है आपका संविधान सभा की प्रमुख समितियां। चौथा चैप्टर है संविधान का स्रोत। पांचवा चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। और छठा चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद। जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, उसका चैप्टर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए, ये इस घटना चक्र का इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर भी इन सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। आज का आपका चैप्टर होने जा रहा है, सबसे पहला चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास से। तो इसके क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है आपका 1773 से 1853 ईस्वी तक। 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम ये आपका 1773 से 1853 तक था। देन 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके नोट्स भी दिए गए हैं, लेकिन हम आज की क्लास में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस के मेंस में 2010 में पूछा गया था। देखिए, आपको यहाँ पर बताना है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 4 एक्ट आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को समझना पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके सर एलिजा एम्पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो अभी हमने देखा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर एलिजा एम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब आपके सामने ये ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना था, तो यहाँ पर आपका केवल एक कथन ही सही दिया गया है, इसीलिए आपका ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अभी हमने इसकी व्याख्या ऊपर देखी थी। ये क्वेश्चन आपसे आरओ के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2016 में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। एक लिस्ट आपकी इधर है, देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और चौथा है यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। आपको बताना है कि कौन से अधिनियम के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई थी। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, क्योंकि अभी ऊपर के 2 क्वेश्चंस में हमने इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। चलिए इसका सही आंसर पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर यह आपको इस प्रकार से दिया गया है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका मतलब है ए का आपका सही आंसर, ए का मिलान किससे करेंगे आप? दूसरे नंबर से। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 के पिट्स का भारतीय अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो इसका मिलान आप ए का मिलान किससे करेंगे? 2 से करेंगे। देन आपका बी का मिलान किससे होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी का मिलान करेंगे आप नंबर 1 से। तो बी क्या है? बी में आपका दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियामक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए बी का मिलान आप 1 से करेंगे। देन तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। सी का मिलान करेंगे आप ऑप्शन 3 से।
तो सी का मिलान आपको 3 से करना है, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 ये इसके सामने आपको दिया गया है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दी गई थी। डी है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। तो ये आपका मिलान हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर आपने देखा, ये इन चीज़ों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से जुड़ा हुआ है। देन 1784 का पिट्स का भारतीय अधिनियम, ये नियंत्रण परिषद को ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो 1784 का पिट्स का भारतीय अधिनियम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना से जुड़ा हुआ है। देन 1813 का चार्टर अधिनियम, ये इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने से रिलेटेड है। देन चार्टर अधिनियम 1833 ये गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 एक्ट आपको दिए गए थे, उनके अंदर क्या प्रावधान थे ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। 4th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो ये आपको बताना है कि इन कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जिनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। आपको बताना है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा पड़ी थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पर सभी सही दिए गए हैं। तो देखिए, एक बार फिर से देखिए, किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 के द्वारा, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। आप सभी को पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसे समझना है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में शिक्षा से रिलेटेड क्या था। तो जैसा कि आपको बताया कि 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। देन दूसरा है आपके सामने, 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। तो इसका गठन किया गया था और इसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद आपके जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो आपने देखा यहाँ पर कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कौन कौन से अधिनियम के द्वारा पड़ी है, इसे आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1813
1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में ऐसा किया गया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो यहाँ पर आप दो एक्ट देख सकते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये है, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये है यहाँ पर कि जो दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश संसद ने उनको भी अलाउ कर दिया भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये इसका अपवाद है। दूसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो इन दो अधिनियम को आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको चार्टर एक्ट 1813 के बारे में यहाँ पर देखना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट अभी आपने ऊपर देखा है। दूसरा है यहाँ पर, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो तीन कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 यहाँ पर 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में सही दिए गए हैं। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार एकाधिपत्य को, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा कथन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, यानी कि और मजबूत कर दिया था। ये कथन भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। जैसा कि आपने देखा कि केवल 1 और 2 आपका सही होगा। देखिए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी किया गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में कब लाया गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। ये जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1813 के अधिनियम की, इसीलिए तीसरा कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। आपको याद रखना है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। अभी हमने जब कंपनी का भारत पर शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके अधीन कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे, इन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी दूसरा है आपका ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्लास में इन सभी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपको बता दें कि ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। इस घटना चक्र को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।